चुकी है एकदम। मैम ने शार्प 1 बजे क्लास स्टार्ट कर दी है। अब आप लोग क्लास में लेट आ रहे हो, देखो कैसा जमाना आ गया है। टीचर क्लास में पहले आ जाता है, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आना शुरू हुए हैं, अब आना शुरू हुए हैं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो भाई आओ अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, अब देखो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो बायो कब होगा, बायो कब होगा, इन बच्चों का रिप्लाई मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जब मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म कर दूंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको अगली 3 क्लास और लगेंगी पढ़ने में, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है ना बेटा, इसी से आगे बाकी के केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनमें कुछ 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 इस चैप्टर का योगदान रहेगा ही। इसीलिए ये चैप्टर हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी के 2 चैप्टर खत्म करेंगे, फिर वापस केमिस्ट्री पे आएंगे, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई बायो नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, एकदम साथ में पढ़ेंगे। और तुम लोगों के दिमाग में एकदम चलेगा ना साइंस साइंस साइंस, तो तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा ना। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना पढ़ रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत, परमाणु थ्योरी किसने दी थी, तो आप बताओगे जॉन डाल्टन ने दी थी। और लास्ट क्लास की क्लास एक चैप्टर होता, एक क्लास हो चुका है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अब हम आज इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब बात करते हैं बेटा, क्या सुनिए जरा, क्या मैम हमारा केमिस्ट्री का डर खत्म हो गया है? कि कौन है ये शिवम, मजाक बना दिया है? हाँ क्या क्या मजाक कर दिया शिवम, क्या मजाक बना दिया? मैंने कुछ मजाक बना दिया क्या आपका? हाँ क्या क्या मजाक बना दिया मैंने आपका? पता नहीं यार क्या कह रहे हो आप। चलो मुझे नहीं पता आपका मैंने क्या मजाक बनाया भाई, माफी चाहती हूँ मैंने आपका कोई मजाक बना दिया है तो, है ना। चलो तो हम लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक थ्योरी पढ़े थे। अब एटॉमिक थ्योरी में मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, ये वाला 3 नंबर वाला। अब जिसने लास्ट क्लास करी होगी उसे ही आज की क्लास समझ में आएगी। क्या एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। क्या लिखा हुआ है आप बताओगे? परमाणुओं को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये सेंटेंस किसने बोला था? तो आप क्या बताओगे बेटा? ये सेंटेंस बोला था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी में क्या बोला कि परमाणुओं को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है, जो एटम होते हैं वो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसी सेंटेंस पे 2 आपको लॉ पढ़ने हैं, 2 सिद्धांत पढ़ने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई जो एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ये सेंटेंस किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने अपनी डाल्टन थ्योरी में कहा था। अब इस डाल्टन थ्योरी के आधार पर, इस सेंटेंस पर 2 लॉ, 2 सिद्धांत पढ़ने हैं आपको। तो लिखिए जरा वो कौन कौन से सिद्धांत हैं। नंबर 1 पे, 1 नंबर पे लिखोगे आप बेटा, बेसिक बेसिक चीजें सीख रहे हैं हम इस चैप्टर में, जो आगे आपको बहुत बहुत, ठीक है, आपको काम आएंगी, ठीक है, बहुत काम आएंगी आपको आगे, धीरे 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 आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। अब इस सेंटेंस पर कि परमाणुओं को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इस पर क्या बेटा? इस पर 2 सिद्धांत लागू होते हैं। कौन कौन सा? नंबर लिखोगे, 1 नंबर पे लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन। नंबर 1 पे आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये पहला सिद्धांत है जो एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट नंबर 3 पे बेस्ड है बच्चा। पहला सिद्धांत क्या होता है, कैसे, किसने दिया, ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला लिखिए, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत या नियम, के संरक्षण का सिद्धांत, ये किसने दिया था, ये क्या कहता है सिद्धांत, और किस पे बेस्ड है? एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड है, पहला। दूसरा आप लिखोगे, दूसरा सिद्धांत जो एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ, दूसरा लिखोगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कंपोजिशन, ये दोनों जो सिद्धांत है ना बेटा, ये एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड है। निश्चित, लिखिए निश्चित अनुपात का नियम, अनुपात का नियम, का नियम। अगर आपसे पूछ ले कि ये दोनों लॉ हैं, ये दोनों सिद्धांत हैं, ये किस पे बेस्ड हैं, तो आप क्या बताओगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत और दूसरा निश्चित अनुपात का नियम, ये दोनों ही किस पे बेस्ड हैं? ये दोनों ही एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड है बेटा। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया तो ये दोनों किस पे बेस्ड हैं? एटॉमिक थ्योरी पे, जिसको हम बोलते हैं परमाणु सिद्धांत। और ये परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ये जॉन डाल्टन ने दिया था। तो जॉन डाल्टन ने जो एक सेंटेंस बोला था ना, ये परमाणुओं को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसी पे बेस्ड हैं ये दोनों आपके लॉ, दोनों सिद्धांत। अब दोनों सिद्धांत में से क्या क्या इनका मतलब क्या होता है वो सुनो बच्चा, ठीक है। दोनों सिद्धांत का मतलब क्या है, 1 नंबर पे लिखो आप, पहले हम ये पढ़ेंगे। लिखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पहली बात तो ये है कि ये सिद्धांत दिया किसने था। लिखिए द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत, के संरक्षण का सिद्धांत, का सिद्धांत किसने दिया था? अगर एग्जाम में पूछ ले तो एंटोनी लेवोइजियर ने, एंटोनी लेवोइजियर ने ये सिद्धांत दिया। सेम नाम हिंदी में बेटा लिख लीजिएगा, लिख ही देती हूं मैं, आज एक बच्चा वैसे ही गुस्सा चल रहा है, मैं हिंदी में नहीं पढ़ाती हूँ। एंटोनी लेवोइजियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन दिया था। इन्होंने क्या कहा था पहले ये समझो, फिर मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। तो सुनिए जरा, पहले इन्होंने क्या कहा वो समझेंगे हम। इन्होंने कहा कि मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें A प्लस बी ये दोनों रिएक्टेंट हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट है, जिनको हिंदी में कहते हैं अभिकारक। रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यानी अभिकारक हैं ये दोनों। और ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो C प्लस डी, इस नाम से 2 प्रोडक्ट बनाए। ये है प्रोडक्ट, ये उत्पाद है बच्चों, ये उत्पाद है, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड जो लिखे हुए होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, उनको हम अभिकारक कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं, उनको उत्पाद कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? एंटोनी लेवोइजियर ने कहा कि बच्चों जो A प्लस बी का, ये 2 एटम है A प्लस बी में, यहां पर 2 एलिमेंट है, एलिमेंट तत्व किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। जितना मास इनका होगा
इतना ही मास इनका होगा। कहने का मतलब है जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। ये बात किसने कही थी? ये एंटोनी लेवोइजियर ने कही थी। ये बात किसने कही थी? एंटोनी लेवोइजियर ने कही थी। तो लिखिए इस सिद्धांत का आप पहले डेफिनेशन लिखो अकॉर्डिंग टू। आप साथ में नोट्स बना सकते हो बेटा, मैं एक एक चीज बोर्ड पे लिखवा रही हूँ, ठीक है? इतनी ज्यादा अपनी आदत मत बिगाड़ो, सब कुछ तुम्हें पका पकाया मिल जाए, है ना? तो थोड़ा बहुत अपना खुद से बनाना सीखो, नोट्स वोट सब कुछ लाइन पे लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, लिखिए इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब आप बोलोगे मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहला पॉइंट सुन लीजिए, 3 क्वेश्चन आपको करवा देती हूं। पहला क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आप क्या बोलोगे? एंटोनी लेवोइजियर ने दिया था। दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो किसकी थ्योरी पे डिपेंड करता है ना? तो आप बताओगे ये एटॉमिक थ्योरी पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, एटम को ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही आप क्रिएट कर सकते हो। सेम बात यहां पर एंटोनी लेवोइजियर ने कही कि बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, उनका जितना मास होगा, जितना उनका द्रव्यमान होगा, उतना ही द्रव्यमान होता है प्रोडक्ट का। यानी कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा, जितना द्रव्यमान इन रिएक्टेंट का होगा, उतना ही प्रोडक्ट का होगा। मान लो आपने किसी केमिकल रिएक्शन में 20, यहां पर दोनों रिएक्टेंट है, इनका मास दोनों का मिलाकर 20 है, ठीक है? 20 इनका मास है, द्रव्यमान इनका 20 है, तो 20 ही द्रव्यमान किसका आएगा बेटा? आप क्या बताओगे? प्रोडक्ट का आएगा। तो ना ही तो मास नष्ट हुआ है, ना मास नया जुड़ा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही तो नया मास जुड़ा है, ना ही लॉस हुआ है। इसी सिद्धांत को आप क्या कहते हैं बेटा? इसी सिद्धांत को कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन जहां पे दे रखा है वहां पे ऐसे लिख रखा है, क्या लिख रखा है? मास ऑफ रिएक्टेंट, लिखिए मास ऑफ रिएक्टेंट्स, लिखिए हिंदी में लिखिए अभिकारकों का द्रव्यमान, अभिकारकों का द्रव्यमान इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, लिखिए is equal to mass of products, mass of reactant is equal to mass of products। बस ये लाइन अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि ये किस थ्योरी पे डिपेंड करता है, किसने दिया था, तो उत्पादों का अभिकारक हो जाएगा, उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है बेटा। बस ये सेंटेंस आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले तो आप बता दीजिएगा ये एंटोनी लेवोइजियर ने दिया था, किस पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, आगे बस समझ में? हाँ जी मैम। तो पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिसको आपको समझना है। अब दूसरा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसको हम समझाएंगे, पूरा आपको पहले लिखना है। दूसरा सिद्धांत जो एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? किसने दिया था? ये है निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। जेएल प्रोस्ट करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, लिख दीजिए इट वाज गिवन बाय जेएल प्रोस्ट। इन साइंटिस्ट ने ये सिद्धांत दिया। ये भी किस पे बेस्ड है? लिख दीजिए बेस्ड ऑन एटॉमिक थ्योरी। ये भी परमाणु सिद्धांत पे बेस्ड है, एटॉमिक थ्योरी पे, परमाणु सिद्धांत पे बेस्ड है, जो जॉन डाल्टन ने दिया था, परमाणु सिद्धांत पर बेस्ड है। अब बच्चों पहले आपको समझना है, फिर मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगी। रोशन कुमार ये हिंदी दिख नहीं रही है, निश्चित अनुपात का नियम, ये हिंदी नहीं दिख रही है तुम्हें? हाँ चल सुनो क्या कहता है ये, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। आप जानते हैं पानी का फॉर्मूला H2O होता है ना? H2O में जो पानी का, ये क्या है? ये कंपाउंड है बच्चों, ये एक यौगिक है। H2O क्या है? एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। मैम कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स के जुड़ने से आपस में, जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं, यौगिक बनते हैं। अब इसमें देखो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है? H2O में हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। एक है ऑक्सीजन? हाँ जी मैम। हाइड्रोजन का जो मास होता है, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। अब एक हाइड्रोजन का 1 द्रव्यमान है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बच्चा द्रव्यमान। ऑक्सीजन का आप बताओगे बेटा 16 होता है, 8 दूनी 16। आज हम आपको निकालना बताएंगे ये एटॉमिक मास, ये परमाणु द्रव्यमान कैसे आपको याद करने हैं, ठीक है? तो सुनिए जरा बच्चों, ये इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है। जब एक हाइड्रोजन का 1 मास है तो 2 का 2 हो गया, और ऑक्सीजन 1 है तो 16। इसको आप यहां से क्या लिख सकते हो? 1:8 लिख सकते हैं। अब समझो इस चीज को, क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन? ये कहता है जब भी कोई कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मास एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। कहने का मतलब है जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो किस रेशियो में जुड़ेंगे? 1:8 के ही रेशियो में जुड़ेंगे। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनुपात जुड़ेंगे, इनका ये जुड़ेंगे तत्व है, तो वो हमेशा 1:8 के ही अनुपात में जुड़ेंगे, और वो हमेशा क्या बनाएंगे? हमेशा वाटर बनाएंगे, H2O बनाएंगे, H2O बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और देती हूं मैं आपको, CO2, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड होता है बच्चा, एक यौगिक होता है। और यौगिक कैसे बनते हैं? तत्वों के आपस में जुड़ने से यौगिक बनते हैं, एलिमेंट्स आपस में जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं। एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। कार्बन की संख्या इसमें क्या है? एक। ऑक्सीजन की संख्या क्या है? दो। अब एक जो कार्बन है उसका मास बच्चों 12 होता है, ऑक्सीजन का एक का 16 है, तो दो का क्या हो जाएगा बच्चा? 32 हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा? 3:8। यानी कि मैम जब भी कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो वो किस अनुपात में जुड़ेंगे? वो हमेशा 3:8 में जुड़ेंगे। और हमेशा क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे बच्चों। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है? क्या कहता है कि जब भी कंपाउंड्स बनते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़े हुए होते हैं। जैसे वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो हमेशा 1:8 में जुड़ेगा बच्चों। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ता है तो वो किस रेशियो में जुड़ेगा? वो 3:8 के ही अनुपात में जुड़ेगा और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। बस ये दोनों लॉ, ये दोनों सिद्धांत किस पे आधारित है? एटॉमिक थ्योरी पर। ये परमाणु सिद्धांत पे बेस्ड है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता कि क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आपसे ये एग्जांपल दे देता और पूछता ये कौन सा सिद्धांत है। तो आप क्या करते? ये द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत है, या आपसे सीधा ये एक ऐसे रिएक्शन से बना के दे दी और आपसे पूछता बच्चा, क्या पूछता कि ये किसने दिया था? तो एंटोनी लेवोइजियर ने दिया था। ठीक है, आपसे ये चीज ऐसे की ऐसे आपसे एग्जाम में दे दी होती और पूछता ये किस सिद्धांत को एक्सप्लेन करता है? तो कौन सा? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, निश्चित अनुपात का नियम। एक निश्चित अनुपात में एलिमेंट्स आपस में जुड़कर कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं, एक निश्चित अनुपात में तत्व आपस में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। ये किसने बनाया था? ये बताया था जेएल प्रोस्ट ने। जेएल प्रोस्ट ने बनाया था। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब चलेंगे हम आगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए सुनिए नेक्स्ट बात आता है कि मैम हम कैसे एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ऑफ एटम। किसी परमाणु को हम कैसे दर्शाते हैं? कोई भी परमाणु है उसको दर्शाया कैसे जाता है? परमाणु को कैसे लिखा जाता है? परमाणु को दर्शाते कैसे हैं बच्चों? यहां से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको सुनने हैं ध्यान से। सबसे पहला बच्चों, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या उस एटम का सिंबल बनाया जाता है? उस एटम का क्या बनाया जाता है? सिंबल बनाया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपने पढ़ा भी होगा, ये पोटेशियम का सिंबल क्या है? के। मैंने जैसे ही के लिख दिया तो आप समझ गया, आप क्या समझ गए? ये पोटेशियम का सिंबल है। मैंने Na लिख दिया, आप समझ गए ये सोडियम का सिंबल। ठीक है, अब ये सिंबल कहां से आए बच्चों? सबसे पहले अगर आपसे पूछे ना कि सिंबल किसने बनाया था, तो सबसे पहले एलिमेंट्स के या एटम के जो सिंबल होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, वो जॉन डाल्टन ने दिए थे बच्चों। किसने दिए थे? जॉन डाल्टन ने दिए थे। लेकिन जॉन डाल्टन के जो सिंबल थे ना, वो कुछ ऐसे थे बच्चों। देखना, वो कुछ ऐसे सिंबल थे। ये देखो, ये फोटो दिख रही है आपको? ये जॉन डाल्टन के बनाए गए सिंबल थे। जैसे एक बार ग्रुप डी के सिंबल में, ग्रुप डी के क्वेश्चन में पूछा था कि ये सिंबल किसका है, ऐसे किसको दर्शाते हैं? तो यहां पर आप देख रहे हो ये फास्फोरस का सिंबल होता है बच्चों। ऐसे फास्फोरस को ऐसे दर्शाया जाता है। तो ये एलिमेंट्स के कुछ सिंबल दिए थे। हाइड्रोजन का जैसे ऐसे दे दिया है ना, ऐसे कार्बन का ऐसा दे दिया, अंदर से डार्क कर दिया, ऑक्सीजन का ऐसे ऐसे बना के और सिर्फ उसके अंदर खाली रख दिया, जिंक में जेड लिख दिया, ऐसे आयरन में आई लिख दिया। ये सिंबल सबसे पहले दिए थे जॉन डाल्टन ने। तो ऐसा कभी भी एग्जाम में बन के आ जाए ना कि ये वाले सिंबल किसके द्वारा दिए गए हैं, ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिए गए। लेकिन बच्चों इसके बाद आए थे मॉडर्न सिंबल, वो दिए थे बर्जीलियस ने। अब जो हम सिंबल पढ़ते हैं ना, ये वाले सिंबल जो आपको मैम ने बताए, कौन कौन से सिंबल? जैसे पोटेशियम का के होता है, सोडियम का Na होता है, ये होते हैं मॉडर्न सिंबल। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ लेना कि सबसे पहले सिंबल किसने दिए थे, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने डायग्राम वाले सिंबल दिए थे। जैसे मैंने बताया ना, फास्फोरस का ऐसे सिंबल बना दिया, हाइड्रोजन का ऐसे बना दिया सिंबल ऐसे। लेकिन ये इतने ज्यादा सक्सेस नहीं थे बच्चों। इसको क्या किया गया? इनको हटा दिया गया, ये फेल हो गए। इसके बाद जो मॉडर्न सिंबल हम पढ़ते हैं ना आजकल, जैसे पोटेशियम का के होता है, ये वाले, ये मॉडर्न सिंबल, ये आधुनिक प्रतीक किसके द्वारा दिए गए हैं? ये आप बताओगे बेटा, बर्जीलियस के द्वारा। आधुनिक प्रतीक जो हम पढ़ते हैं ना, अभी जो आप सिंबल पढ़ते हो, ये दिए थे आपके जे बर्जीलियस के द्वारा। जे बर्जीलियस के द्वारा दिए गए थे, बर्जीलियस। तो आप लिख के आइएगा एग्जाम में कि अब जो मॉडर्न सिंबल आजकल हम फॉलो करते हैं, ये सिंबल किसके द्वारा दिए हैं? ये जे बर्जीलियस के द्वारा दिए। ठीक है मैम, ये मर्सिडीज का सिंबल है, मर्सिडीज का नहीं है। ठीक है, सुनिए, क्या जे बर्जीलियस जी ने जो मॉडर्न सिंबल दिए हैं, पहली बात वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से लिए गए सिंबल हैं ये। ठीक है, कैसे मैम? जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने कहा पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। क्यों है? पोटेशियम का तो पी होना चाहिए, पीओ होना चाहिए मैम, है ना? क्यों? क्योंकि बेटा सुनो, जो पोटेशियम होता है ना, इसको, पोटेशियम को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? पोटेशियम जिसका सिंबल के है, उसको लैटिन भाषा में कहा जाता है कैलियम। कैलियम। अब मैं जितने आपको नाम लिखवा रही हूं ना, ये सारे आपको याद करने बेटा, क्योंकि एग्जाम में, रेलवे में तो स्पेशली आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो वहां हमेशा ये आते हैं बेटा। ठीक है, हमेशा ये आते हैं। दूसरा आप लिखो सोडियम का सिंबल। आपसे पूछेगा सोडियम का लैटिन भाषा में नाम क्या है? सोडियम का लैटिन भाषा में नाम होता है नेट्रियम। नेट्रियम। ये सारे आपको याद करने हैं बच्चा। ठीक है, देखो, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पोटेशियम को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? कैलियम। या पूछेगा कैलियम किसका लैटिन नेम है, तो आपका पोटेशियम करना है। ठीक है बच्चों, नेट्रियम लिखोगे। सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम बोलते हैं। ऐसे ही जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी का सिंबल, मर्क्यूरी को हिंदी में पारा बोलते हैं, इसका सिंबल Hg क्यों है? क्योंकि लैटिन भाषा में इसको हाइड्राजीरियम बोलते हैं, हाइड्राजीरियम बोलते हैं बच्चों, इसलिए यहां से H और G सिंबल बन गया। आपसे पूछेगा सिल्वर, चांदी को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? चांदी का सिंबल क्या होता है बच्चा? Ag, क्योंकि अर्जेंटम बोलते हैं चांदी को। क्या बोलते हैं? अर्जेंटम। अर्जेंटम बोलते हैं किसमें? लैटिन भाषा में अर्जेंटम बोलते हैं।
ऐसे ही आपने सुना होगा गोल्ड का सिंबल क्या होता है, गोल्ड का सिंबल होता है AU, सोना धातु गोल्ड जो होता है उसका सिंबल AU होता है। क्यों? क्योंकि इसको लैटिन भाषा में ओरम कहा जाता है। लैटिन भाषा में इसको क्या कहा हमने, ओरम कहा। हाँ, जो फेमस है ना वो याद कर लो, जो फेमस है वो याद कर लो, जितने मैं लिखवा रही हूं उतने याद करने पड़ेंगे। तो यहां से AU निकल के आ गया। और लिखो, नेक्स्ट लिखो, आपसे पूछेगा टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है बच्चों, टंगस्टन का सिंबल होता है W। क्यों? क्योंकि टंगस्टन को लैटिन भाषा में वोल्फ्रम कहते हैं, वोल्फ्रम कहते हैं, राइट। ऐसे ही जो लेड होता है, मैम गोल्ड का AU क्यों है, आंसर मिल गया आपको, प्रियंका यादव। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखो, इसके बाद आपका लेड, लेड जिसको सीसा धातु कहते हैं, इसका सिंबल होता है PB, PB। क्यों? क्योंकि इसको लैटिन भाषा में प्लम्बम कहा जाता है, प्लम्बम कहा जाता है। ऐसे ही लिखो बच्चा, जो टिन धातु होती है, टिन धातु का सिंबल SN होता है। क्यों? क्योंकि इसको स्टेनम कहा जाता है, इसको स्टेनम कहा जाता है। तो यहां से S, यहां से N, इसका सिंबल बना दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखिएगा। क्या क्या तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो हम पहले सिंबल पढ़ते थे, जो डायग्राम बना बना के सिंबल दिए गए थे, वो किसने दिए थे, वो जॉन डॉल्टन ने दिए थे। लेकिन आजकल जब हम मॉडर्न सिंबल बनाते हैं, आधुनिक प्रतीक बनाते हैं, वो किसने दिए थे, वो जे बर्जीलियस ने दिए थे। और ये जो हम सिंबल बनाते हैं, ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं, ये लैटिन भाषा से। जैसे पोटाशियम को लैटिन भाषा में कैलियम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल K बन गया। सोडियम को लैटिन भाषा में नाट्रियम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल Na बन गया। मर्क्यूरी, पारा को हाइड्रोजीरियम कहते हैं, सिल्वर को अर्जेंटिनम कहते हैं, तो इसका सिंबल Ag बन गया। गोल्ड को ओरम होते हैं, तो इसका सिंबल AU बन गया। टंगस्टन का सिंबल W क्यों है, क्योंकि इसको वोल्फ्रम कहते हैं लैटिन भाषा में। लेड को प्लम्बम कहते हैं, तो इसका सिंबल PB बन गया। टिन का सिंबल SN क्यों पड़ा, क्योंकि इसको स्टेनम कहते हैं। बस इतना आपको याद करना, ठीक है। हाँ, कर लोगे। एक बच्चे ने आयरन पूछा, आयरन का सिंबल Fe होता है, फेरम बोलते हैं बच्चा, इसको लिख दो, आयरन भी लिख दो। आयरन लोहा धातु का सिंबल Fe क्यों होता है, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में फेरम कहा जाता है, लैटिन भाषा में इसको फेरम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हाँ वही है ये। ठीक है बच्चों, कैल्शियम भी तो कहते हैं, कैल्शियम का कैल्शियम, ये Ca सिंबल है बेटा, कैल्शियम का कैल्शियम ही होता है। ओके, समझ गए मेरी बात। तो मॉडर्न सिंबल्स लैटिन भाषा से लिए गए हैं, तो जब भी मैं ये सिंबल आगे लिखूंगी तो आप मेरे से बिल्कुल नहीं पूछोगे कि मैम पोटेशियम का सिंबल K ही क्यों है। ठीक है बच्चों, चल अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में बच्चा मैंने कहा किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उसका सिंबल लिखा जाता है। ऐसे क्या लिखा जाएगा, उसका सिंबल लिखा जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H ही होता है, जैसे पोटेशियम का सिंबल K होता है, ऐसे लिखते हैं हम किसी भी एटम को। अब इस एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस एटम के यहां पर पाम में लिखते हैं हम उसका एटॉमिक नंबर। बहुत ध्यान से समझना बच्चा, क्या लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम परमाणु संख्या, परमाणु संख्या लिखते हैं। और एटॉमिक नंबर को किससे दर्शाया जाता है, Z से। ये एटॉमिक नंबर का सिंबल, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर का सिंबल है। और ऊपर जो यहां पर हम वैल्यू लिखते हैं उसको लिखा जाता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। हिंदी में बोलते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, दोनों नाम सेम है हिंदी में। हिंदी में बोलते हैं या तो परमाणु भार या बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या का सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, आपको याद रखना है, इसको A से दर्शाया जाता है। तो अगर कभी भी कोई एटम ऐसे लिख दिया K और यहां पर लिख दिया उसका Z, यहां पर लिख दिया A, तो आप क्या समझोगे, K सिंबल होता है पोटेशियम का और उसके पैरों में लिखा हुआ है उसका Z, Z का मतलब उसका एटॉमिक नंबर, उसका परमाणु संख्या लिखा हुआ है। और K के ऊपर सिर पे लिखा हुआ है A, और A का मतलब क्या है, एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को, ये पोटेशियम का एटम है, उसके यहां पर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, यहां पे एटॉमिक मास लिखा हुआ है। ऐसे दर्शाया जाता है बच्चों, ऐसे दर्शाया जाता है किसी भी एटम को, किसी भी आप बताओगे एलिमेंट को। आगे बात समझ में, ठीक है। अभिषेक कह रहे हैं इसे K से क्यों डिनोट करते हैं। अरे भाई अभिषेक, तुम क्या लेट आए हो क्या क्लास में, अभी तो पढ़ाया। पोटेशियम को K से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि पोटेशियम का लैटिन भाषा में नाम कैलियम होता है, तो लैटिन भाषा से इसका सिंबल लिया गया भाई। ठीक है अभिषेक यादव, क्लास में ढंग से आया करो, टाइम पर आया करो, समझ में आ गया। तो किसी भी एलिमेंट के पाम में उसका एटॉमिक नंबर लिखा होता है, उसके सर पे उसका एटॉमिक मास, उसका परमाणु भार या उसका द्रव्यमान संख्या लिखा हुआ होता है। आगे बात समझ में, हाँ जी मैम। अब आपको क्या करना है बच्चा, आपको आगे की केमिस्ट्री आसान समझनी है, तो आपको 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में जो 1 से लेकर 20 तक तत्व हैं, उनके एटॉमिक नंबर भी आपको याद करने हैं और उनके एटॉमिक मास भी याद करने हैं। क्योंकि आगे कल की क्लास में मैं आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाऊंगी, तो वहां पे थोड़ी ना बार बार आपको बताऊंगी कि पोटेशियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो आपको याद करने पड़ेंगे। ये आज का होमवर्क होगा भाई, ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क हो गया। क्या बेटा कि 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करने हैं बेटा, है ना। हाँ, लैटिन भाषा, जैसे हमारी हिंदी इंग्लिश भाषा है वैसे लैटिन भी भाषा होती है बेटा, जैसे जर्मन होती है, फ्रेंच होती है, वैसे लैटिन भाषा होती है। पढ़ा है ना आपने, बायोलॉजी के भी सारे टर्म्स कहां से, लैटिन भाषा से आते हैं या ग्रीक भाषा से आते हैं, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है और फिर हम इंडियंस के लिए हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 1 से 20 नंबर के एटॉमिक नंबर, तो आपको याद हो जाते हैं मैम। एटॉमिक मास कैसे याद करें मैम, चलिए मैं आपको एटॉमिक मास याद करवाने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, एक ट्रिक है बेटा, कैसे याद करनी है। आप नहीं याद करोगे ना एटॉमिक मास, तो बेटा आगे की क्लास नहीं आपको समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी आपको। कल मॉलिक्यूलर मास निकालना, मैंने आपसे बोला H2SO4 का टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो वहां पर आपको H का भी याद करना पड़ेगा, S का भी मॉलिक्यूलर मास याद करना पड़ेगा और O का भी मॉलिक्यूलर मास याद करना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ोगे तभी आप फॉर्मूलेस लगा के या आप क्या कर पाओगे, आप जो आपके जितने भी सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर पाओगे। इसको मॉलिक्यूलर यहां पर देखो, एटॉमिक नंबर आपको 1 से 20 तक याद करने ही करने पड़ेंगे, परमाणु संख्या 1 से 20 याद करने पड़ेंगे, शायद आपको याद भी होंगे, कुछ बच्चों को 60 तक याद होते हैं, कुछ को 30 तक याद करने हैं, 1 से 20 तक आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, 20 पे कैल्शियम आता है, आपको याद करने पड़ेगा। अब मैम एटॉमिक मास कैसे आप इनका याद करें, हमें मास नंबर नहीं याद होता। ट्रिक है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, सुनिए। अगर आप किसी भी एलिमेंट का
एटॉमिक नंबर किस में आप बताओगे सम संख्या में लगते हैं, इवन नंबर में है। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सम संख्या में है तो कैसे ये ट्रिक काम आएगी, और अगर विषम संख्या में है तो कैसे ये ट्रिक काम आएगी, बस आप इतना सुन लो बच्चों। अगर किसी एटम या एलिमेंट परमाणु या तत्व का परमाणु संख्या सम संख्या में है तो आप अगर उसका एटॉमिक मास निकालने नहीं बैठना है, बस आपको याद करना है। अगर आप उसका एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कैसे याद करोगे, परमाणु भार याद करने का ये छोटा सा ट्रिक होता है। अगर सम संख्या में है तो आपको क्या कर देना है, जस्ट डबल कर देना है उसके एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर का डबल कर देना है। 2 इंटू एटॉमिक नंबर, दुगुना कर देना है किसका, परमाणु संख्या का। अगर कोई सम संख्या वाला एटम है, एलिमेंट है, तो उसका जस्ट डबल क्या हो जाता है, उसका एटॉमिक मास हो जाता है। अगर कोई विषम संख्या वाला है और नंबर वाला है, मैम उसका एटॉमिक मास हम कैसे याद करेंगे, उसका एटॉमिक मास जिसको हिंदी में हम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो बच्चा पहली बात आप उसका क्या करोगे, उसका जो ये यहां तक तो सेम रहेगा, 2 इंटू एटॉमिक नंबर तो करोगे ही करोगे, एटॉमिक नंबर को जस्ट दुगुना कर दिया और प्लस में एक और ऐड कर दो, एक और ऐड कर दो, ठीक है। अभी सुनिए सारा समझ में आएगा, ठीक है। 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस, यानी कि दुगुना कर देना है किसका, परमाणु संख्या का दुगुना करके उसमें +1 जोड़ देना है। नहीं समझ में आया, चलो अब मैं आपको समझाती हूँ। आइए जरा मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे आपको याद करने हैं। ये है आपके 20 तक के एटॉमिक नंबर। देखो बेटा, ये एटॉमिक नंबर है, ये परमाणु संख्या है जिसका सिंबल Z होता है, ये एलिमेंट्स के नाम है, ये नाम है, ये सिंबल है बच्चों, जो अलग से सिंबल थे मैंने लिखवा दिए हैं। ये इनका एटॉमिक मास नंबर है, यानी कि परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या है, आप लिख सकते हो परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या। मैम ये तो हमें याद है, स्कूल से केमिस्ट्री आप लोग पढ़ के आए हो, 20 तक तो सबको याद होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम याद करें ना, है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, शायद आपने याद होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 20 तक के एलिमेंट है। अब बच्चों इसमें आप कौन कौन सा हटा दो, मैं जहां स्टार लगा रही हूं, 1 नंबर पे आपका हाइड्रोजन है, नंबर 1 पे आपका क्या है, हाइड्रोजन, जो मैंने ट्रिक बताई है वो इस पे लागू नहीं होगी, और बेरिलियम 4 नंबर पे लागू नहीं होगी, इसके बाद नाइट्रोजन पे ये लागू नहीं होगी, उसके बाद सीधा आ जाओ क्लोरीन 35.5, क्लोरीन पे ये लागू नहीं होगी, और आर्गन पे क्लोरीन, आर्गन, ये 4 पे ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी, ये वाली ट्रिक। अब आप ये ट्रिक लगाओ, इन 4 को छोड़ दो, ये कैसे याद करने में आपको याद करवाऊंगी अभी। अब ये ट्रिक लगाओ, देखो, हाँ मैंने कह दिया ना कि 4 पे नहीं लगेगी आपको, 4 क्या वैसे 5 होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का सबको पता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 1 होता है। देखो बच्चों एटॉमिक मास कैसे याद करेंगे, सम संख्या वाले, देखो किसी का सम संख्या है, आप आइए यहां पर, कहां पर, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 क्या है, सम संख्या है, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, दुगुना, सम संख्या वाले का दुगुना कर दो, 2 का दुगुना क्या होता है, 4 होता है। आ गया। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में इकलौता ऐसा एलिमेंट है, याद रखिए ध्यान से, हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसमें एटॉमिक नंबर उसका एटॉमिक मास के बराबर होता है, जिसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक लिख दीजिए और परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। परमाणु संख्या उसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है बेटा, ये लो, परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार संख्या के बराबर होता है, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना। ये हाइड्रोजन का है, ठीक है। अब देखो हीलियम सम संख्या है, सम संख्या वाले का एटॉमिक मास कैसे याद करोगे, एटॉमिक नंबर का दुगुना हो गया। 3 पे आता है लिथियम, लिथियम एक विषम संख्या है ना, और विषम संख्या का होता है तो कैसे निकालते हैं, दुगुना करके +1 कर दो, तो 3 का दुगुना 6, 6 में 1 जोड़ दोगे 7 आ जाएगा। बेरिलियम एक्सेप्शन है, आपको याद करना पड़ेगा, बेरिलियम का 9 होता है। अब 5 क्या है, 5 पे बोरोन आता है और वो एक विषम संख्या होती है, विषम संख्या का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर का दुगुना करके 1 जोड़ दो, 5 का दुगुना 10 होता है और 11 आ गया, 1 जोड़ते ही। कार्बन 6 पे आता है, 6 एक सम संख्या होती है, तो 6 पे है तो 6 का दुगुना 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन अपवाद है इसमें, स्ट्रिक्ट नाइट्रोजन पे नहीं लगेगी, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन 8 पे है, 8 सम संख्या होती है तो 16 हो जाएगा इसका दुगुना। 9 पे आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन विषम संख्या वाला एटॉमिक नंबर है तो 9 का दुगुना हो जाएगा 18 और 1 जुड़ जाएगा 19 हो जाएगा। नियोन 10 पे आता है, 10 एक सम संख्या होती है, इसका जस्ट डबल कर दोगे तो 20 हो जाएगा। 11 पे आता है नेट्रियम, सोडियम जिसको बोलते हैं, जिसका सिंबल Na होता है, 11 एक विषम संख्या है तो 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया बेटा, ठीक है। मैग्नीशियम 12 नंबर पे, 12 सम संख्या है तो 12 दूनी 24 हो गया बच्चों, ठीक है। एल्यूमिनियम 13 पे आता है, 13 दूनी 26 प्लस 1 27 क्योंकि विषम संख्या है। सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है, 14 एक सम संख्या है तो ये 28 हो गया, ठीक है। फास्फोरस 15 पे आता है, 15 एक विषम संख्या है तो 15 दूनी 30 और 1 31 हो गया। 16 पे सल्फर आता है, आप बताओगे सल्फर 16 है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। क्लोरीन को आपको याद रखना पड़ेगा, क्लोरीन का जब भी हम एटॉमिक मास याद आप किसी भी फॉर्मूले में रखेंगे तो 35.5 रखेंगे बेटा, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आर्गन, वैसे तो 18 दूनी 36 होना चाहिए था, लेकिन आपको याद रखना है आर्गन का 40 होता है, इस टेबल में आपको याद रखना है। पोटेशियम 19 होता है, 19 दूनी 38 और 1 जुड़ गया विषम संख्या में तो 39 हो गया, 39 हो गया। और 20 पे कैल्शियम आता है और 20 का जस्ट डबल 40 कैल्शियम का एटॉमिक मास हो गया, ये ठीक है। 20 तक याद करने हैं बेटा, 20 तक तो याद होने ही होने चाहिए, याद रखिएगा 20 तक हमें याद करने ही करने हैं। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बराबर होता है, जिसका परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार संख्या के बराबर होता है। सिर्फ ये एक ही केस है, किस पर अप्लाई होता है, हाइड्रोजन पर। इसके अलावा आप इस टेबल में देखो एटॉमिक मास हमेशा ज्यादा होता है किससे, एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर से, या तो दुगुना दुगने पे भी ज्यादा होगा, है ना बच्चों। तो सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ऐसा होता है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बराबर होता है, इसके अलावा हमेशा एटॉमिक मास बड़ा होता है बेटा। एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन टू एटॉमिक नंबर, लिख दीजिए। हमेशा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बड़ा होता है बच्चा, किससे, परमाणु क्रमांक से। एक केस को छोड़ दो, कौन सा केस, हाइड्रोजन का केस, ये लो। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आपको याद करने हैं बच्चा, क्या आपको एटॉमिक नंबर याद करने हैं 1 से लेकर 20 तक। 1 नंबर हाइड्रोजन, 20 नंबर पे कैल्शियम आता है। फिर आपको इनके सिंबल याद करने हैं, ठीक है, अलग से सिंबल याद करने हैं। हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He हो गया, लिथियम में Li आता है, बेरिलियम में Be हो गया, देखो बोरोन का B कर लिया, कार्बन का C कर लिया, नाइट्रोजन का N कर लिया, ऑक्सीजन का O कर लिया, फ्लोरीन का F कर लिया, नियोन का Ne कर लिया, सोडियम का सिंबल Na क्यों पढ़ा, किसको लैटिन भाषा में हम क्या कहते हैं बेटा,
हम इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, नेट्रियम। तो इसका सिंबल थोड़ा सा अलग है तो आपको याद करना पड़ेगा। मैग्नीशियम का Mg हो गया, एल्यूमिनियम का Al हो गया, सिलिकॉन का Si हो गया, फास्फोरस का P फास्फोरस का होता है, पोटेशियम का मत कर देना। सल्फर का S हो गया, क्लोरीन का Cl हो गया, Cl ऐसे लिखते हैं। आर्गन का Ar हो गया, पोटेशियम का K हो गया, क्योंकि पोटेशियम को लैटिन भाषा में कैलियम कहते हैं, और कैल्शियम का Ca हो गया। ये आपको 20 तक के सिंबल याद करने हैं। ये सिंबल आप बताओगे, बर्जीलियस ने दिया है, ये मॉडर्न सिंबल है, लेकिन पहले इनके सिंबल ऐसे डायग्राम के रूप में बनाए जाते थे, जो इतने इफेक्टिव नहीं थे, वो फेल हो गए थे, वो जॉन डाल्टन ने दिए थे। ठीक है, ये इनके सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद करना है। एटॉमिक मास याद करने के लिए मैंने सिंपल से आपको एक ट्रिक बताई है, ये ट्रिक काम करेगी बाकी सब पर। किस किस पे नहीं करेगी, हाइड्रोजन पे, क्योंकि हाइड्रोजन तो मैम पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बराबर होता है। इसके अलावा वे 4 एलिमेंट पे और काम नहीं करती है। बी होता है बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड आर्गन, इन पे काम नहीं करती। क्लोरीन का 35.5 आपको याद रखना है, क्योंकि क्लोरीन बहुत सारे कंपाउंड्स क्रिएट करता है, और इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास निकालने का आगे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो सम संख्या है, अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर सम संख्या में है 2 4 6 8 10 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका जस्ट डबल कर देना है, उसका एटॉमिक मास निकल जाएगा बेटा। अगर विषम संख्या है 3 5 7 9 11, तो आपको एटॉमिक नंबर का दुगुना करके 1 जोड़ देना है बेटा। एटॉमिक नंबर का दुगुना करके आपको 1 जोड़ देना है। बस इन 4 एलिमेंट को आपको याद रखना है। ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, उन पे ये ट्रिक काम नहीं आएगी, उन पे ये ट्रिक काम नहीं आएगी, बाकी सब पे काम आएगी। बेटा बैलेंसी कैसे निकालते हो आगे पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलो। अभी आपको ये नहीं पता बैलेंसी होती क्या है, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी। आई बात समझ में? बात समझ में आई? अब ये चीज कहां काम आएगी, आज मैंने क्यों पढ़ाई है ये चीज, क्योंकि कल मैं आपसे फॉर्मुलेज दूंगी और उनका मॉलिक्यूलर वेट निकलवाऊंगी बेटा। क्या निकलवाऊंगी? उनका मॉलिक्यूलर वेट निकलवाऊंगी बेटा। फिर आप मेरे से मत बोलना कि मैम आपने यहां पर सल्फर का 32 क्यों लिखा है। क्यों लिखा है सल्फर का 32? तो यहां पे देखो, सल्फर 16 नंबर पे आता है, 16 एक सम संख्या होती है, तो इसका 10 डबल 32 होगा, है ना। कल मैं जब मॉलिक्यूलर वेट निकलवाऊंगी आपसे, आणविक भार निकलवाऊंगी, तो वहां पर कल या परसों जब भी आए, वहां पर मैं कैल्शियम दूंगी आपसे। जैसे मैंने बोल दिया आपको CaSO4, इसका निकालो, टोटल मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगी कैल्शियम का 40 है, तो आप ये नहीं पूछोगे 40 कैसे लिया, क्योंकि कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, और 20 का दुगुना 20 एक सम संख्या है, तो दुगुना 40 कर दो। आई बात समझ में? मैं बायोलॉजी कब पढ़ाओगे, वाह जी वाह सिद्धार्थ बोल। आगे बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपके कल काम आएंगी। स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन सारी चीजें आपको क्लियर हो। आज आपका होमवर्क क्या है, तो वो सुन लो बेटा। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है, इसके नोट्स बनाना, नोट्स बना के साथ में आपको इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, जो अलग से एटॉमिक नंबर थे वो मैंने लिखवा दिए हैं, और इनका 20 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको निकालना है। बस इतना आपको आज की क्लास में आपको याद रखना है। बाकी हम मिलेंगे अब कल की क्लास में। कल की क्लास यहां से कंटिन्यू अपन करेंगे, ठीक है बच्चों? आप बताओ, बताओ किसी को कोई डाउट हो, ये बता दीजिए मुझे। डाउट बताओ बेटा किसी का। बेटा फिर से देखो तुम, ये 4 वाला किसको, 4 वाले डाउट में किसको आ रहा है? कौन है ये बच्चा? तुम मेरे ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, फिर से देखो इसमें। ना मेरे को थायराइड कम आ रहा है मेरा। हो गया? कल याद करके आओगे एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 1 से लेकर 20 तक पे आपके रट्टे लगाने हैं। रट्टे लगाओ, ट्रिक से याद करो, कैसे भी याद करो, क्योंकि घूम फिर के पीरियोडिक टेबल तो आप इसके बिना पढ़ ही नहीं पाओगे। जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी ना, इसके बिना पढ़ ही नहीं पाओगे बेटा, ठीक है। हाँ, स्कूल में पढ़ते तो वापस पढ़ने पड़ेंगे बेटा, स्कूल वाले वापस आएंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही एटॉमिक थ्योरी पढ़ा रही हूं मैं आपको। चले, बायोलॉजी का सिलेबस खत्म हो गया। कौन कह रहा है कार्तिक? मैं एएलपी में सेलेक्टेड हूं, बहुत बढ़िया। चलो फिर कल मिलेंगे यहां से, क्लास कल कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। ये कौन है? मेरी शादी है, आपको आना है। तुम अभी से कहां शादी कर रहे हो? पीरियोडिक टेबल इसके बाद पढ़ेंगे बेटा, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ो, नहीं तो फिर पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ पाते हो बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनके बिना कुछ नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते आएगा ना अगली क्लास में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है सब आएगा बेटा। आगे सब बताऊंगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, थोड़ा रुको तो सही, अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते चलो, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ा रही हूं, केमिस्ट्री आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी।